ओके, तो केस 2, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमने बॉल को ऐसे फेंका था, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी बॉल को घुमा दिया और घुमाने के बाद उसको छोड़ दिया तो जमीन पर टकराएगी। अब पहले बॉल घूम रही है इस तरह से ओमेगा स्पीड से, ठीक है, और आपने उसको जमीन पर छोड़ा इस तरह से, तो ये ऐसे करके ऐसे घूमेगी, तो इस पार्टिकल की टेंडेंसी किधर होगी, पीछे आने की, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। जब आगे, भाई देखो फ्रिक्शन पढ़ा है ना आपने, बस खत्म करो। अब जैसे ही फ्रिक्शन लगता है तो इस मूवमेंट पर क्या सीन है, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी 0 है और ओमेगा की वैल्यू है आपके पास। अब जैसे फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन इसके ऐसे घूमने वाले मोशन को अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन विल प्रोवाइड अ टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। इससे क्या होगा, एंड decreases its angular velocity। और चूंकि फ्रिक्शन आगे लग रहा है, इसकी वजह से इस पर यानी कि ये हो गया कि इस बॉडी पर एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो आगे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड इंक्रीजेस इट्स लीनियर वेलोसिटी। तो थोड़ी देर बाद में जाकर के, अभी क्या है, वेलोसिटी से ज्यादा है ओमेगा आर, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ओमेगा को कम कर रहा है और वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, और ये बैकवर्ड स्लाइडिंग होगी। कभी आपने देखा होगा किसी पहिए को ऐसे घुमा करके छोड़ो तो वो उधर की तरफ करके फिर वापस इधर की तरफ आता है, ठीक है, तो वो होती है बैकवर्ड स्लाइडिंग। और थोड़ी देर बाद में जब आफ्टर सम टाइम जब ओमेगा को कम कर दिया और वेलोसिटी को बढ़ा दिया, व्हेन v is equals to ओमेगा आर, इट स्टार्ट्स रोलिंग। बनाइए इसको। और जब आप रोलिंग करते हो तो जो आपका AT होता है अल्फा क्रॉस आर से निकलेगा, ठीक है, ट्रांसलेटरी, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, फिर उसके बाद फ्रिक्शन F विल प्रोवाइड, ठीक है। और भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। अब आप ये कह रहे हो कि कोई बॉडी रोल करती है, दोनों केस की बता रहा हूं, पहले वाला सेकंड वाला, रोलिंग के बाद की बात बताता हूं, है ना। व्हेन अ बॉडी रोल्स, आप बताइए, ये जो पार्टिकल है ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन में आता है या रुका हुआ होता है। प्योर रोलिंग के केस में जो ग्राउंड वाला पार्टिकल होता है वो सरफेस के रेस्पेक्ट में मोशन में होता है या स्टॉप होता है, रुका होता है, बिल्कुल रुका हुआ होता है। सिंस बॉटम पॉइंट इज स्टेशनरी, इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, क्लियर, क्लियर है। अगर ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन इस पर नहीं लगेगा, सो नो फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन का रोल रोलिंग से पहले पहले है, एक बार रोलिंग स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन 0 हो जाता है। हेंस वर्क डन बाय फ्रिक्शन
इज 0। तो फ्रिक्शन ने यहां काम कर रहा है, फ्रिक्शन यहां काम कर रहा है, और इसके बाद में फ्रिक्शन क्या हो गया? 0। और अगर फ्रिक्शन यहां पे 0 हो गया तो टॉर्क बाय फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? 0। लिखिए इस बात को। सर एक बात पूछिए, जैसे ये 0 हो गया तो फिर इसका मतलब है ये रोलिंग होती रहेगी तो रुकनी, बट हम अगर कुछ भी थ्रो करते हैं वो एयर का रेजिस्टेंस होता है ना फिर। तो अल्फा भी 0 हो जाएगा, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, बिना फ्रिक्शन के रोलिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार रोलिंग हो जाती है तो उसके बाद फ्रिक्शन भी नहीं लगता है। फ्रिक्शन रोलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रिक्शन ही वो है जो दोनों केस में कभी ओमेगा को कम कर रहा है, कभी ओमेगा को बढ़ा रहा है। बट एक बार रोलिंग करवा दी उसका फ्रिक्शन गायब, ना उसमें फ्रिक्शन आएगा, ना टॉर्क आएगा, ना अल्फा आएगा, और ओमेगा भी उसका चेंज नहीं होगा। चलिए साहब, ठीक है, लिखिए रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। आप समझिए कि एक बॉडी या बॉल है जो इस पर रोल करती है। पहले हम देखते हैं इस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं। एक फोर्स mg लगेगा, जिसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा, जिसको आप बोलोगे mg साइन थीटा। इसका एक कंपोनेंट इधर आता है, आपको याद होगा mg cos थीटा बना ही रहेगा। डन। ओके, अगर इसकी हाइट में h मान लूं और ये डिस्टेंस s मान लूं, ये एंगल थीटा है, तो इस पर mg साइन थीटा जब नीचे की तरफ आएगा तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ठीक है, तो F नेट फोर्स कितना है इस पर? इधर की तरफ mg साइन थीटा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, और यही फ्रिक्शन है जो इसको घुमाने के लिए टॉर्क दे रहा है। तो टॉर्क बाय फ्रिक्शन RF, टॉर्क क्या होता है? I इंटू एल्फा। टॉर्क कौन दे रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन टॉर्क होगा R क्रॉस F I एल्फा, और A इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस R, तो एल्फा हो गया A बाई R, तो R क्रॉस F I एल्फा हो गया आपके पास A बाई R, कर देता हूं मैं A बाई R। तो फ्रिक्शन हो गया मेरे पास I की वैल्यू रख देता हूं मैं mk स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन A अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहां रखता हूं, देख ले कौन से स्टेप समझ में नहीं आया। मतलब RF इज इक्वल टू I अल्फा के बाद ये समझ में आ गया? तो बस फिर तो करा ही क्या है, A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस R है, तो अल्फा की वैल्यू रख दी मैंने बस। और I क्या होता है? I किसी भी बॉडी का सबका अलग अलग होता है, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन हो तो I की वैल्यू तो mk स्क्वायर ही होती है। ठीक है, तो इसको रखिए आप m k स्क्वायर A अपॉन R स्क्वायर, लिखिए इसको साइड में। आइए, नेट फोर्स क्या होगा? इसका मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, m कट जाएगा, a इधर वाला प्लस कर देता हूं, k स्क्वायर बाई A R स्क्वायर mg साइन थीटा, तो a हो गया आपके पास mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब आपको पता है k स्क्वायर बाय R स्क्वायर की वैल्यूज पता है आपको सबकी। अब क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कहता है एक स्फेयर, एक डिस्क और एक रिंग, इनको आपने
सेम इंक्लाइन प्लेन पर एक साथ छोड़ दिया, तो बताइए किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा? जिसका k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम होगा। अब स्फेयर के लिए चकती और बेलन आधे, डिस्क हाफ, रिंग 1 और 0.4, तो सबसे कम किसका आया? 4। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्फेयर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क और फिर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। होलो आता था सबसे पहले, होलो 0.6 आता है ना। हाँ, तो जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका कम होगा, तो सबसे ज्यादा ये है, तो लिखिए एक्सेलरेशन हो गया आपके पास ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए। बेटा हाँ, एम नहीं आएगा, सॉरी, जी साइन थीटा सही बोल रहा है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपसे बोले किसकी स्पीड सबसे तेज होगी? जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है उसकी स्पीड भी सबसे तेज होगी। तो अगर इनिशियल स्पीड में 0 मान लेता हूं तो v हो गया √2a की वैल्यू रख देता हूं g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एस। अब आपको यहां पे देखिए, इस गणित को देखिए, आप समझ जाएंगे इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि h अपॉन एस। तो h हो गया आपके पास s साइन थीटा, तो s साइन थीटा को मैं h लिख देता हूं, तो थोड़ा सा इजी फॉर्मूला बन जाएगा, √2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देख लीजिए, जिसका k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम होगा उसकी स्पीड भी तेज होगी, यानी कि स्पीड के हिसाब से भी बोलोगे तो स्फेयर की स्पीड डिस्क की स्पीड से तेज होगी और रिंग से। अब आपसे बोलता है कौन सबसे पहले नीचे आ जाएगा? जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, तो सबसे पहले कौन आएगा इन तीनों में? स्फेयर सबसे पहले आ जाएगा। सबसे बाद में कौन पहुंचेगा? रिंग। ये सब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, लिखो इसको। तो ये हो गया आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब जैसे तुम्हें लगे मैं आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, टाइम के लिए भी निकाल दीजिए तीसरा, कि किसको कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल हम कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी से कर दो, सिंपल है ना। तो तीसरी पार्ट में v इक्वल टू यू प्लस एटी, अगर u 0 है तो t हो जाएगा v बाई ए। तो v की वैल्यू ये रही और a की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, हो जाएगा दिक्कत। या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल दो, ज्यादा बेटर है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू टी तो 0 मान लेता हूं, तो t हो जाएगा आपके पास 2s अपॉन ए। अब देखिए यहीं पे समझ में आ रहा है, जिसका एक्सेलरेशन सबसे कम है उसका टाइम सबसे ज्यादा है। एक्सेलरेशन सबसे कम कितना है? रिंग का, इसलिए रिंग को टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि सबसे लेट पहुंचेगी। तो यहां आप लिख देना सबसे पहले पहुंचेगा, बाद में सबसे पहले पहुंचेगा, टाइम कम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां पे आप समझ सकते हैं t हो गया √2s और a की वैल्यू आप यहां से रख दो, g साइन थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो टाइम के पे अगर न्यूमेरिकल भी दे देगा तो वैल्यू पुटअप करके देख लेना। तो ये भी याद रखना, s साइन थीटा इज इक्वल टू h होता है, जो हमने यहां लगाया था, है ना। s साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? h बाई एस, ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
तो कभी एच दे देगा, कभी एच देगा, तो अपने हिसाब से चेंज करते रहना। तो ये हो गया आपके पास रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, आगे लिखिए इसमें। ओके, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में नहीं हो, बट मेरे दिमाग में काफी टाइम तक रही थी वो चीज, जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, और मुझे बहुत बाद में पता लगा था, किसी अपने आप ही पढ़ते पढ़ते पता लगा था। देखो बेटा, यहां पर मैं कैलकुलेशन फ्रिक्शन बता रहा हूं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। यहां पर नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? ये। तो इसको लिख दिया मैंने म्यू एम जी कॉस थीटा। और आप बोलो कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये होता है, तो यहां आप गलत कर जाओगे। ठीक है, फॉर रोलिंग अगर आपको बोले कि फ्रिक्शन निकालो और आप ऐसे निकालते तो आप गलत कर जाते हो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं फ्रिक्शन है क्या। आपको याद है फ्रिक्शन डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स पे। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का है, फिर 5 न्यूटन तक जाते जाते ये बराबर मैंने कर दिया था। यहां पर ये जो है ये है इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम फ्रिक्शन, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल फ्रिक्शन विच इज हेयर इन द पिक्चर। एक्चुअल फ्रिक्शन क्या है? इन रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन इज एफ। और रोलिंग करते वक्त ये फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए आप कभी भी फ्रिक्शन में आंसर म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं दोगे। यानी कि फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन म्यू एम जी कॉस थीटा। एफ क्या है? एक्चुअल फ्रिक्शन। ठीक है, ये बात लिखिए, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकलेगी वो भी मैं बता देता हूं। इसमें नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना आ जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। ठीक है, यही से आपको एक्चुअल फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। एम नेट क्या है? एम इंटू ए। ये क्या है? एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आप यहां से निकालोगे कि सर ये नहीं है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इससे कम फ्रिक्शन लगता है आपके पास। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए। एम जी साइन थीटा माइनस एम ए की वैल्यू अभी भी निकाली थी, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यानी कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया एम जी साइन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये है आपके पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला, और ये कम होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन से, इसलिए आप म्यू एम जी कॉस थीटा से फ्रिक्शन का आंसर नहीं देख सकते। लिख लीजिए। अब आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें लगेगा? स्फेयर, रिंग या डिस्क? इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी और फ्रिक्शन उतना ही बढ़ जाएगा। तो जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा है उसके लिए फ्रिक्शन मिनिमम लगेगा। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का सबसे ज्यादा है, तो उसका फ्रिक्शन सबसे कम होगा। तो रिंग के लिए फ्रिक्शन सबसे कम लगेगा, उसके बाद डिस्क का, और उसके बाद में स्फेयर। स्फेयर पे ज्यादा लगना भी। ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन मैंने देखा था बुक्स में, यह भी पूछता है कि अगर डिस्क रोल कर रही है तो विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है,
वो बोलता है मतलब टेन थीटा और फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसका कोई रिलेशन निकलवाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज द रिलेशन फॉर अ डिस्क, व्हाट इज द रिलेशन फॉर अ डिस्क, या व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डिस्क वट एवर which is rolling on an inclined plane, what is the relation between, what is the relation, दोबारा से रिफ्रेम करना, what is the relation between angle of repose, angle of repose, दोबारा लिख लो, what is the relation between angle of repose and coefficient of friction, if a disk repose and coefficient of friction, if a disk is rolling on an inclined plane, आइए अब आपको देखो ये बात भी पता है कि इस पर लगने वाला जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है और जो एक्चुअल फ्रिक्शन होता है उनका रिलेशन ये होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, इससे कम होना चाहिए फॉर रोलिंग फ्रिक्शन एफ। और फ्रिक्शन लगता कितना है, अभी अभी हमने एक वैल्यू निकाली थी एम जी साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फॉर डिस्क के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1/2। ऐसे ये स्फेयर के लिए बोल देगा, रिंग के लिए बोल देगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 रखता हूं, तो एम जी साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस 1/2 should be less than mg cos थीटा। ये कितना हो गया 3/2, 2 ऊपर चला गया 2/3, 1/3। cos थीटा mg कट गया, इधर हो गया tan थीटा, तो 1/3 ऑफ tan थीटा शुड बी लेस देन म्यू। दिस इज द आंसर। थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। ये भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहीं, अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लिख लीजिए। रोलिंग से रिलेटेड एक खास चीज, मतलब लास्ट चीज और करा देता हूं ताकि आप अटके ना। तो इंक्लाइन प्लेन वाले पे क्वेश्चन यही आता है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, उसका एक्सप्रेशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, कितने टाइम में पहुंचेगा, ये 2-4 क्वेश्चन आते हैं। या फ्रिक्शन बता सकता है कि डिस्क रोल कर रही है, बताइए फ्रिक्शन कितना है, ये फॉर्मूला रहा आपके पास फ्रिक्शन का, निकाल करके वैल्यू पुटअप कर देना, आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, घर जाके किताब बंद कर दी, अगले दिन खोल दिया तो ये सब वॉलेटाइल हो जाएगा। फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, इस बात का हमेशा याद रखना, एक गंभीर विषय है। अगर आप पढ़ करके घर पे बैठ करके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, मैं बता दूं आपको। फिर कोई भगवान भी नहीं पढ़ा सकता फिर तो फिजिक्स, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको जो केस 1 कराया था उसमें एक चीज और मिस कर गया था मैं, कि जब आपने एक बॉल को इस तरह से फेंका है v स्पीड से, तो इसका एक्सेलरेशन भी होगा, सेंटर ऑफ मास का, हर एक बॉडी v स्पीड से जा रही होगी, उसका कोई एक्सेलरेशन भी होगा, सबका सेम एक्सेलरेशन से जाएगी, सेम स्पीड से जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये टकरा करके रोलिंग शुरू करती है स्टार्टिंग में, अब इसके पास एक एक्सेलरेशन हो गया सेंटर ऑफ मास का जो आगे की तरफ है, इस बॉडी का भी आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, इसका भी आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, बट इस पर क्या लगने लग जाता है, फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन इस पर किधर लगता है, पीछे की तरफ। इस फ्रिक्शन से क्या प्रोवाइड करता है, टॉर्क, टॉर्क से आता है आई अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क कितना होता है, आर क्रॉस एफ आई अल्फा, ठीक है।
और इसकी वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा क्रॉस आर, यानी कि AT अल्फा आर। एक बार फिर से, फ्रिक्शन ने दिया टॉर्क। टॉर्क क्या करता है, ये ऐसे जा रहा था ऐसे करके, तो टॉर्क क्या करता है, फ्रिक्शन देता है टॉर्क। टॉर्क क्या काम करता है, ओमेगा को बढ़ाता है, घुमाता है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, यानी कि अल्फा भी आएगा। अल्फा आएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, जिसकी वैल्यू अल्फा क्रॉस आर होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन गिव्स टॉर्क, टॉर्क इंक्रीजेस ओमेगा, so gives angular acceleration alpha, hence tangential, अभी ये सब क्या है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं 2D में, hence tangential acceleration comes, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्रॉस आर। लेकिन जब ये रोलिंग करने लग जाएगा, रोलिंग स्टार्ट्स, अब देखो, और प्लस फ्रिक्शन रिटार्डेशन भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये वाली स्पीड को क्या करता है, कम करता है, यानी कि ये एक रिटार्डेशन भी देगा। ठीक है, तो ये स्पीड को कम करता है, तो धीरे धीरे इसका ये रिटार्ड, ये पीछे की तरफ भी इसका जो स्पीड कम हो जाएगी, तो इसका एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। जब इसका एक्सेलरेशन और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये रोलिंग करेगा, यानी कि अल्फा क्रॉस आर शुड बी ACM। कब, जब ये रोलिंग की बातें आप करते हो, ये दोनों आपके बराबर होने चाहिए, तभी तो ये रुकेगा। ये वाला रोलिंग के टाइम पे रुक जाता है ना, तो रुकेगा कब, जब दोनों बराबर हो। तो ये भी शर्त होती है, V इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो शर्त होती है, ये तो पढ़ ही चुके हैं, लिख लीजिए इसको। और सेंटर की तरफ जो रेडियल एक्सेलरेशन लगता है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, वरना बहुत ज्यादा फंस जाओगे आप। 3 होते हैं ना, छोड़ो तुम, हो गया दिमाग का गोबर हो गया होगा इतनी देर में, तो कि पता नहीं कालू पढ़ाए तो जा रहा है ये सब कुछ। इसीलिए कह रहा हूं, जाकर के किसी अच्छी बुक से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लोगे तो रोलिंग आ जाएगी काबू में, नहीं तो फिर रोलिंग फिर रोल ही होते रहोगे। रिंग का हाफ mg sin थीटा होगा ना, हाफ mg sin थीटा, क्या चीज ये, निकालते हैं, रुक जा भी, ये ले, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, mg sin थीटा 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 हो जाएगा, तो 1/2, हाँ 1/2 mg sin थीटा, सही बात है। तो सबसे कमी तो आया होगा ना ये, आपने जो बताया उसके हिसाब से सबसे, हाँ तो सबसे कमी तो बोल रहा था मैं भी। रिंग का निकल गया ना, डिस्क का निकाल दे, डिस्क का कितना निकला था हमारे पास, 1/, उल्टा हो गया क्या कुछ, कैसे कैसे, अगर ये ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये जितना कम होगा ए उतना ही ज्यादा होगा, तो जिसका k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे ज्यादा है उसका ए कम होगा, है ना, k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बढ़ेगा कि पूरी वैल्यू कम हो जाएगी और ए बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, मतलब सीधी सी बात ये है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, सबका फ्रिक्शन ही निकालता हूं, रुक जाओ भाई, ये फॉर्मूला है ना फ्रिक्शन का, अगर k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बढ़ता है तो वो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये कम हो जाएगा, ये जितना कम होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा हो जाएगा।
ये ज्यादा है ये कम होगा, हाँ तो ये दोनों बराबर चल रहे हैं, सही बात है। तो जिसका k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे ज्यादा किसका है, रिंग का, और उससे कम डिस्क, उससे कम सॉलिड स्फीयर। ये k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यूज है, हाँ तो सही बोल रहा है फिर। तो फ्रिक्शन रिंग का ज्यादा होगा, चेंज कर लेना अगर कुछ उल्टा हो गया हो तो। असली बात इतनी है कि जितना के मतलब k स्क्वायर r स्क्वायर जिसका ज्यादा होगा उसका फ्रिक्शन ज्यादा है। वहां से मेरे साथ इसको बढ़ा के कम करके कुछ गलत लगा दी होगी। सही है, हीरो ने ध्यान रखा। अब मुझे इसमें पढ़ाना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उस पर 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर के एक्सप्लेनेशन वाले थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। उसको कराने के बाद में चैप्टर मेरा हो जाएगा खत्म। आपको मैं फिर कह रहा हूं, रोटेशन 11th और 12th दोनों की फिजिक्स मिलाने के बाद सबसे कठिन बनता है। ये पढ़ाने में और मजा आता अगर ये लोग वो 2 थ्योरम हटाते नहीं। मैं उसको करा भी दूंगा, बट वही बात है, सिलेबस आगे खींचने वाली बात है, और सिलेबस अभी हमारा फर्स्ट बुक भी खत्म नहीं हुई है, तो मैं वहां पे इसलिए थोड़ा सा बच रहा हूं। बट आप लोग देखते हैं कितने डाउट्स निकालते हैं, उतने मुझे भेजते चलिए, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर में खत्म कर दूंगा। एंगुलर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अभी करा सकता हूं बट टाइम बचा नहीं है, ठीक है।